बस बस ध्यान दीजिए यहाँ पे सब लोग। हाँ बोलो। ये हमें कैसे पता चलेगी कि हमें लाइन बनाने की जरूरत है और नहीं है? देखो, नहीं नहीं सुनो मेरी बात। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज है कि आपका क्वेश्चन ना आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बोले, अगर मैं आपसे बोलूँ यार ये वाला एंगल कितना होगा, Z नहीं बना कौन सा, तो पता नहीं क्या। ये और ये नहीं नहीं प्रॉपर जेड का मतलब है, एक्सपैंड नहीं होगा। हाँ तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज आपको करवानी है, कोई चीज आप चाहते हो कि हाँ ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आपको ना अगर जब ज्यादा नॉलेज, जब ज्यादा आप सीख जाते हो चीजों को, तो अपने आप ऐसा लगने लगता है कि यार ये चीज हो तो जाती अगर ये और गिवन होता तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को देखो दो तरीके, आवाज, इसी क्वेश्चन को आप देखो दो तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो ये वाला एंगल है, अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ ना तो किसी रिलेशन में है, ना इस वाले के साथ है। ये वाली लाइन अपने आप में इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइनें फिर भी पैरेलल है। अगर आप इसको एक्सटेंड करो, अब आप खुद सोचोगे, मतलब क्या होता है ना, एक तो हम अपनी बेसिक नॉलेज से सीखते हैं कि भाई जो जो हमने पढ़ा है वो प्रॉपर्टीज में फिट हो रही है कि नहीं हो रही। जब उन प्रॉपर्टीज में से कुछ भी फिट नहीं हो रहा होता ना, फिर हम सोचते हैं यार ये लाइन अगर यहां तक होती तो क्या हमारी वाली प्रॉपर्टी काम कर पाती। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन सोचना एक नेक्स्ट लेवल है, आप इनिशियल स्टेज पर कंस्ट्रक्शन नहीं सोच सकते, ये बात बिल्कुल सही है। इवन बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो कंस्ट्रक्शन नहीं सोच पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस देखा और देखते ही पता चल जाता है कि हाँ इसमें तो कंस्ट्रक्शन होना है, उसमें पहले सारी वो नॉलेज लगा लेते हैं, और जब कहीं से भी कोई आंसर नहीं निकल रहा होता है ना, फिर सोचते हैं यार अगर ये लाइन यहाँ तक होती तो बात बन सकती। ऐसा है, ऐसा पेपर में अगर आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा बाई चांस अगर आया, तो वो मैं आपको अश्योर करता हूँ वो आपके एनसीईआरटी का ही होगा। और अगर बाहर से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कभी भी ऐसे बाहर से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं आता, वो अगर कंस्ट्रक्शन का देते हैं तो वो आपका एनसीईआरटी का ही देता है। और अगर बाहर से दे रहे हैं तो उसमें ना या तो वो डॉटेड डॉटेड में होगा कंस्ट्रक्शन, और अगर वो क्वेश्चन अगर जो आपको नया आया और कंस्ट्रक्शन सोचना है का, या तो फिर वो ज्यादा नंबर का हो कि बच्चे को कंस्ट्रक्शन सोचने के लिए भी एक्स्ट्रा नंबर मिला। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन समझने हैं कि हाँ भाई किस तरीके से इन्हें कैसे पता चला कंस्ट्रक्शन, तो वो लेवल 1 नहीं है, वो लेवल 2 है। तो लेवल 2 करने के लिए आपको पहले लेवल 1 अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो हमने क्या सोचा हुआ है कि अगर यहाँ पर एक लाइन बन जाती जो कि पैरेलल होती है आपकी इस वाली लाइन पे, फिर हम ये कह देते कि देखो दो लाइनें पैरेलल हैं, बीच में कैसे क्या कट गया, ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, कोण। अब ये कितना है 110, तो ये वाला हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 70, तभी तो निकलेगा ये। अब ऐसा ही काम हम इसमें करने वाले हैं कि यार ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन मैंने अपनी इस एक्स वाई लाइन को भी पी क्यू के क्या कर लिया, पैरेलल। अब जब आपने पैरेलल कर ही दिया इन दोनों लाइनों को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तो अब आप बताइए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर 180। अब ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, सही है। ये अल्टरनेट से नहीं होगी। अल्टरनेट से कैसे, अल्टरनेट 130 इज इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर तो यहाँ से होगा ना, टू यहाँ से ये 110 तो ये 110, इस साइड ये 130 तो ये वाला 130। हाँ ये तो हाँ हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए बीच वाला, निकल बीच वाले के लिए हम प्लान बना रहे हैं। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। अब मिल जाए, अब निकल जाएगा पीछे वाला। अब आप खुद सोचिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी पैरेलल है, और ये वाली इसके पैरेलल है, और ये भी इसी के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। थ्योरम 6.6, if two lines are parallel to the same line then they are parallel to each other, यही तो थी हमारी थ्योरम, सही है ना।
तो यही सेम काम आपका यहाँ बनेगा। ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ। 130 से ये कितना हो जाएगा, 50। तो ये 150। अब आप खुद सोचिए, ये जो एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल है ना, जिसमें ये कितना है 70, ये कितना है, 50। तो ये वाला निकल जाएगा 70 + 50 120, बाकी कितना रह गया 60। भाई ये वाला 50 कैसे है, ये कितना है, ये कितना होगा फिर, को इंटीरियर है ना, 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 50। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या लिखना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है लड़का। चलिए ध्यान रखिए प्लीज क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप गिवन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो गिवन आप लिखेंगे पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, ये पहला काम। दूसरा, एंगल पी क्यू, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू में 110, तो यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, इसके बाद तीसरा, एंगल आर एस 100। बताइए यहाँ तो कोई इश्यू है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड करना है हमें, तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग इसमें। फाइंड में अगर हम लिखें तो एंगल क्यू आर एस हमें निकालना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया है, बताओ कंस्ट्रक्शन क्या था कृष्णा, हमने एक्स वाई एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है पी क्यू के, बिल्कुल। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू, लिखेंगे, हम भी लिखवाएंगे, आपकी मैडम को फॉलो कर रहे हैं पूरा, नहीं लिखवाई तो नहीं कर रहे फॉलो। चलिए भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे नहीं, सबसे पहले हम ये वाली स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि पी क्यू जो पैरेलल है वो एस टी के, और पी क्यू जो है वो कहीं ना कहीं एक्स वाई के भी पैरेलल है। इसका रीजन है कंस्ट्रक्शन और इसका रीजन है गिवन, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्स वाई लाइन भी एस टी के क्या हो जाएगी, पैरेलल। रीजन, थ्योरम नहीं, प्रॉपर थ्योरम बताइए। टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, टू लाइंस या टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू same line same line, when they are same line, then they are parallel to each other, they are parallel to each, तो एक्स वाई पैरेलल हो गया किसके, एस टी के। अच्छा, अब हम इस पर बनाएंगे भाई, कहीं ना कहीं एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एक्स प्लस करेंगे तो कितना है, रीजन पॉइंट, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180, रीजन को इंटीरियर। अब एंगल पी क्यू आर कितना है 110, एंगल क्यू आर एक्स अलग है और यहाँ पे 180, तो एंगल आर एक्स को अकेला करेंगे, नहीं बाबू वही करवा रहे हैं, कितना हो जाएगा 70, तो एंगल क्यू आर एक्स निकल आया, ये वाला एंगल निकल आया, कितना है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही इसको इसके साथ भी करवाना है, इस वाले एंगल का, ए यार प्लीज यार एंगल का नाम बताइए, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस अब एंगल टी एस आर कितना है 130, तो एंगल एस आर वाई को हम अकेला कर रहे हैं, 180 माइनस 130,
कितना हो जाएगा 50। तो एंगल एस आर वाई, या प्लीज यहाँ फोकस करिए आप लोग, 50। अब ये वाला एंगल भी निकला है, अब इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को प्लस करके एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री। चलिए एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल मिलाकर 180। रीजन स्ट्रेट लाइन। अब क्यू आर एक्स कितना है, क्यू आर एस ये तो निकालना ही है ना, एस आर वाई इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60। तो एंगल क्यू आर, ऐसा काम आपको करना। बोलिए भाई यहाँ तक कोई इशू है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाली लाइन और ये इस तरीके से, और ये यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे ए है, दिस गोना बी बी, ये आपके पास सी है और यहाँ पे आपके पास, अरे यार एक चीज तो हुआ ही नहीं, अरे आज तो मैं होमवर्क देना भूल गया यार, एक्टिविटी टाइम का। आज कोई होमवर्क नहीं आया ना तो? हमारे में ये हमारा भी चलो कोई, तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ये वाला है X, आवाज नहीं प्लीज। अरे यहाँ 127, दिस गोना बी Y एंड दिस गोना बी 50। एक और ए बी लाइन जो है, पहले 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 मैं गिवन लिख देता हूँ प्लीज। गिवन देखिए, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये तो ये दिया, और एंगल ए पी क्यू 50। तीसरा है एंगल पी आर डी। फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई। प्लीज प्लीज यहाँ गौर करिए आप लोग। देखो भाई, ए बी लाइन कहीं ना कहीं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। और ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू 50 है, एंगल पी आर डी 127 है, एक्स और वाई आपसे पूछा गया। मुझे एक बात बताओ, जब दो लाइनें ऐसे पैरेलल है और ये ऐसे आ रहा है, ये वाला अगर 50 है तो मुझे बताओ ये कितना होगा? 50 ही होगा। कोई इंटीरियर क्यों बोल रहे हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक लेफ्ट का है एक राइट। तो जब ये 50 है तो ये वाला भी कितना होगा? तो फिर क्या, वो नहीं होता आउटसाइड जो एक एंगल बाहर रहता है वो अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल के दो एंगल का सम होता है। एक्सटीरियर एंगल बता देंगे। भाई मेरी बात सुनो जरा प्लीज, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक मैं आपको एक प्रॉपर्टी, और वैसे चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, लाओ एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, जब ये वाली लाइन इधर पैरेलल है और ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और जब ये 127 है और ये वाला जो है ये 50 प्लस वाई है, पूरा है ना 50 प्लस वाई, नहीं पूरा 50 प्लस किसके इक्वल होगा? वजह क्या होगी? बोलो। पर वो तो भाई तो अलग लाइन पे है। अलग लाइन पे कहाँ है ये एक ही भाई? यार ये देख, बीच में से एक लाइन इधर चली गई है, लेकिन आपका तो ये पूरा एंगल पूरी पैरेलल लाइन के एंगल तक टच होना चाहिए ना भाई। देखो ट्रांसवर्सल से शुरू हो और पैरेलल लाइन तक टच हो एंगल, वही तो होगा। यहाँ पे भी तो ट्रांसवर्सल से टच है और पैरेलल लाइन पे टच है जाके, तो ये 127 है तो ये पूरा ही क्या होगा?
अब ये पूरा एंगल एक्चुअली में है कितना, 50 प्लस वाई को आप अकेला कर दोगे 127 माइनस 50 प्लस में लिखा तो है। अरे वो प्लस में ये आ गया 127 अरे यार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं यार, इक्वल होते हैं ना। ये इसको ऐसे बता दो, कंफ्यूजन नहीं हो रही है, पढ़ के नहीं आया वो, उसको तो शादी का इतना चाव चढ़ रहा है। ये दिमाग में घुसने डाल दिया। ये ट्रायंगल के दो अंदर जो एंगल रहते हैं उसको सम बाहर वाले एक्सट्रीम एंगल के इक्वल होता है, उससे भी कर सकते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू निकाल दी भाई, आ जाएगी। देखिए एक तो ये आपने देख लिया, एक तरीका और भी होता है, जैसे ट्राइंगल है, अगर आप किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो बाहर एक एंगल बनता है जिसे आप एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है ये सुनिए, कि ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ये अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होगा। तो इसके अंदर पहुंचिए और उल्टे एंगलों को देखिए, तो मतलब ये वाला है और इन दोनों का प्लस इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है। अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखें तो आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर इज आर इक्वल टू या इज इक्वल टू एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो इसकी इसकी प्रॉपर्टी का यूज देखिए कैसा है। ऐसा यूज होता है जैसे मान लीजिए ये 70 दिया है, ये मान लीजिए 110 दे दिया, आपसे ये वाला एंगल पूछ लेगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3, तो एंगल 3 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। रीजन क्या है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। अब एंगल 3 कितना है 110, एंगल 1 कितना है निकालना ही है वो तो, एंगल 2 कितना है 70, इसको ले जाके आपने वहां माइनस कर दिया 110 माइनस 70, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो ये एंगल निकल गया। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है इस पर कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। अब इसमें कैसे काम होगा, जो हम क्वेश्चन अभी डील कर रहे हैं, देखो उसमें काम इस तरीके से होगा आपके पास कि जो ये 127 डिग्री जो दिया हुआ है आपको, एक ये देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है और इसका एक एक्सटीरियर एंगल ही तो है 127, तो ये 127 किसके प्लस के बराबर होगा, अंदर के उल्टे एंगलों के। तो मतलब कहीं ना कहीं x प्लस वाई इक्वल होगा 127, जहां x की वैल्यू मुझे पता है 50। बोलो भाई आप ट्रायंगल नहीं देख रहे हैं क्या, आप रुक जाओ, ट्रायंगल को गौर करो, यही तो ट्रायंगल है, सही है। ट्रायंगल पे फोकस करिएगा प्लीज, ट्रायंगल से ही आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है प्लीज इस पर गौर करिए। अब इनका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला तो है, और अंदर के उल्टे एंगल कौन से हैं, वाई और एक्स। तो मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर 127, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 127 माइनस 50। ठीक है, तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी निकालें लगाएं तो भी ये y निकल सकता है, मैं बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, वो भी किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो आइए चलिए फटाफट ट्राई कर लेते हैं इसको किस तरीके से करना है हमें। एक और तरीका हो सकता है, बोलो 127 प्लस वो अंदर का 50 प्लस वाई में वाई को अकेला कर दीजिए, वो भी ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, गौर करो सब लोग यहाँ पर प्लीज। तो सबसे पहले तो हमें ये वाई और एक्स को इक्वल करवा लेते हैं। इस एंगल का नाम बताओ, एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल पी क्यू आर। रीजन
अब APQ जो है वो 50 है, PQR कितना है, X है, तो भाई X की वैल्यू निकल आई कितनी है, 50। 50। ये मामला यहाँ डन हो गया। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, ये Y इसको निकालना है। अब आप बताओ एक्सटीरियर एंगल से निकालोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर से, एक्सटीरियर से। तो आइए चलिए फटाफट लिख देते हैं इस बात को कि एंगल PRD इक्वल है अंदर के दोनों एंगल बताने हैं आपको, एंगल PQR प्लस एंगल QPR, QPR। और रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर, गेट लो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर। PRD की वैल्यू कितनी है, 127। PQR की वैल्यू कितनी है, X। QPR की कितनी है, Y। अच्छा हाँ सॉरी प्लस। अब आपके पास X की वैल्यू तो है 50 है। पूरी इक्वेशन में आप किसको अकेला करें, Y को, Y को मैं अकेला करूँ, कोई बात नहीं। 127 माइनस 15, Y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 70। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग फटाफट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लीजिए। कभी भी अगर कोई स्मूथ सरफेस होता है तो कभी भी उससे लाइन जो आएगी वो टकरा कर इस तरीके से वापस चली जाती है। आने वाली रे को हम इंसिडेंस रे कहते हैं, और जाने वाली को बोलते हैं और जाने वाली रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, जो मैं सिखा रहा हूँ पहले चीज को सीख लीजिए। और अगर हम इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर नॉर्मल बनाए, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बनाए, जिसको आप नॉर्मल रे भी कहते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वो सुनिए क्या है। इसको करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, पहले वो प्रॉपर्टी देखिए। अगर कभी भी दो पैरेलल लाइनें बन रही हैं, इधर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर क्या बन रही हैं, दो पैरेलल लाइन, कैसे भी हो दो पैरेलल लाइनें, ऐसे आरडी ऐसे टेढ़ी भी हो दो पैरेलल लाइनें, तो अगर कभी भी दो पैरेलल लाइनें बन रही हैं तो उनके ऊपर अगर आपने 90 डिग्री बनाया है, क्या बनाया आप, 90 डिग्री, पूरा टच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। मतलब ये है परपेंडिकुलर लाइंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू, ये कंसेप्ट, ये एक थ्योरम है आपके पास कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइनें आप बनाएंगे, वो जितनी भी बना लीजिए, कहीं पर ही बनाइए, चाहे ऊपर की साइड से परपेंडिकुलर बने चाहे ये सारी की सारी लाइनें आपस में कैसी होंगी, और बात ऐसी स्ट्रेट पैरेलल लाइनों की नहीं है, ऐसे टेढ़ी भी होंगी ना, और अगर इनके बीच में भी क्या बन रही है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये सारी की सारी लाइनें आपस में कैसी बनेंगी, पैरेलल। समझ में आया? ठीक है, ऐसा इवन आप लोग अपने घर में जो ग्रिल लगी रहती है, ठीक है, उसके हिसाब से भी अगर आप नोटिस करो तो वो जैसे इस तरीके से पैरेलल लाइन है और बीच में से आयरन रॉड्स लगाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल। ठीक है, इवन ज्यादा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको परपेंडिकुलर मेंटेन रखना है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? आप सुनिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन ये है, आने वाली रे और जाने वाली रे अगर किसी सरफेस पे कोई ट्रेस आ रही है और फिर टकरा के ऐसे जा रही है, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है अगर मैं इस पर 90 डिग्री बनाऊं तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
कि आने वाली रे और जाने वाली रे का जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है, एक मिरर, और अगर इस तरीके से कोई सन रे आ रही है तो वो इसी तरीके से वापस जाएगी इसी एंगल पर। अगर आप अपने सोर्स ऑफ लाइट को नीचे करेंगे तो वो उतने ही एंगल से सामने बनाएगी। अच्छा, इसको अगर मैंने ऊपर कर दिया तो ऊपर ही चले जाएगी, तो ऊपर ही एंगल बनेगा। मतलब नॉर्मल से जितना दूर करोगे आप एंगल को, आने वाला रे उतना ही दूर बनेगा। समझ में आया? हाँ, ये हमेशा इक्वल होगा। ये होगा लॉ। हाँ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और इसी चीज पर आधारित है आपका वो क्लास में बैठ के आप लोग जो रिफ्लेक्शन करते रहते हो एक दूसरे के मुंह पे, ठीक है? तो वो उस इस केस में मैं सोर्स ऑफ लाइट को इधर उधर कर रहा था, उस केस में आप सरफेस को इधर उधर करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके नॉर्मल की बात करूं, सरफेस के परपेंडिकुलर की, तो ऐसा है परपेंडिकुलर। अब अगर आपने सरफेस को ही ऐसा कर दिया तो सोचिए ना, सोर्स सन तो एक ही सिधाई से आ रहा है। अब अगर आपने ऐसे रखा तो अब आप बताइए मेरे को एंगल ऑफ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है ना। लेकिन अगर आपने सरफेस को इधर कर दिया तो अब आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है कि कम हो गया? कम हो गया। सही है। अच्छा, अब फिर इसी चीज पे आप फिर करते हो कि मान लो कोई बंदा सामने है तो आप ऐसे नहीं करोगे सरफेस, ऐसे करते हो उधर, है ना? आप ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाना चाहते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा हो, और बढ़ के ही आए। यही रीजन होता है कि आप मतलब अलग अलग जगह वो लाइट ऑब्टेन कर पाते हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसी पे आपका आधारित है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है और इसका पॉलिश्ड सरफेस इस तरफ दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर का, रिफ्लेक्टेड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर पी, और यहाँ पे ये क्यू। और इसी तरीके से एक और शीशा है नीचे की तरफ और वो पॉलिश इधर से है, ठीक है? और दिस गोना बी आर एंड दिस गोना बी एस। कमाल की बात है ये दोनों ही मिरर जो हैं वो आपस में पैरेलल है, ऐसा रखा गया है पैरेलल, एक बॉक्स टाइप का बनाया गया है। अब आपका जो इंसिडेंस रे है वो मान लीजिए इस मिरर पे टकरा रही है, और जिस मिरर पे जिस पे वो टकरा रही है उस पॉइंट को बी पॉइंट दिया गया है, और फिर यहां से आपका रिफ्लेक्शन जा रहा है और फिर इसी तरीके से टकरा के फिर इधर भी जा रहा है, दो बार टकराया। दो बार टकरा। पी क्यू मिरर के लिए जो आपका ए बी लाइन है वो एंगल ऑफ वो लाइन ऑफ इंसिडेंस है, और जो जाने वाली लाइन है उसका नाम है बी सी। आने वाली रे कौन सी है? ए बी। जाने वाली रे कौन सी? किस मिरर के लिए? पी क्यू मिरर के। पी क्यू मिरर के लिए इंसिडेंस रे ए बी है, रिफ्लेक्टेड रे बी सी। वेयर एज आर एस मिरर के लिए बी सी जो है वो एंगल ऑफ वो रे ऑफ इंसिडेंस है, और जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे सी डी। अब अगर मैं इस बी पॉइंट से, अब आपको क्वेश्चन क्या करना है वो सुनो। आपको क्वेश्चन ये करना है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखाना है आपको। अब याद करिए, एक मिनट रुक जाओ, अब याद करिए मैंने आपको एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिखाया था कि भाई इस तरीके से जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है? अच्छा जी, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, फिर इसी पर आधारित अब हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल दिखा दूं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल, और रीजन होगा इसका कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारा प्लान भी कुछ ऐसा ही है, हमें कहीं ना कहीं ये ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल दिखानी है। तो मेरा प्लान ये चल रहा है कि किसी तरीके से अगर एंगल बी किसके इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाए। अब मैंने क्या प्लान बनाया वो सुनो। प्लान कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर्स बना रहे हैं, इधर भी और हाँ लिखेंगे आप इस पे कि भाई मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इधर भी और इधर भी, मतलब नॉर्मल बनाया है। एक परपेंडिकुलर को नाम दीजिएगा बी एक्स और एक को नाम दीजिएगा सी वाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, दो पैरेलल लाइनों के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं
तो वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल लाइनें हैं तो ये वाला किसका काम कर रहा है, फिर ट्रांसवर्सल का। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल, एंगल 1 किसके इक्वल है। अच्छा, इसको मैं एंगल 3 नाम दे रहा हूं, तो एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है। रीजन, ये चल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। रीजन, लॉ। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से। और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रुक जाओ, हाँ ये दोनों पैरेलल लाइनें थी ना, तो बीच में ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। यार 3 और 4 लीनियर पेयर कहाँ है, यहाँ है 3 और 4 यहाँ है। 3 और 1 बोल रहा है तो भी लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि वो तो इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं। ये पूरी सीधी लाइन पे थोड़ी टिके पड़े यहाँ तक, तो ये पूरा नहीं है एंगल 3, इतना ही है बस। और एंगल 1 इतना है भाई, एंगल 4 भी होता तो भी ये पूरा नहीं। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। रीजन, और एंगल 2 किसके इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है यहाँ तक। अब ये इस चीज को थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। पैरेलल, एक देख, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है भाई, एंगल 2 एंगल 1 के, एंगल 1 एंगल 3 के, और एंगल 2 भी एंगल 4 के। तो ये चारों के चारों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब चारों जब आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके दो दो का सम भी इक्वल ही होगा। तो मैं जानबूझ के एंगल 1 और एंगल 3 को ले रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं एंगल 2 और एंगल 4 को ले रहा हूं। तो इससे बनेगा एंगल बी और इससे बनेगा एंगल सी। अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। रीजन, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार वापस सुनिएगा इस चीज को, दोबारा फिर ट्राई करिएगा, कल हम इसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू।